और पेज नंबर क्या है, पेज नंबर है 664। पेज नंबर 664 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपने कोशिश करनी है कि आपको अभी याद हो जाए, बहुत आसान भी है। ठीक है, तो हम अपना नोट क्रिएट करते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ओके जी। अब हमारा जो टॉपिक है डेट इज प्लेसेंटल डिसऑर्डर, के जो प्लेसेंटा होते हैं इसमें क्या क्या डिसऑर्डर आ सकते हैं। तो गौर से सुनना है, बहुत आसान है और अभी आपको याद भी हो जाएगा। प्लेसेंटल डिसऑर्डर, जो प्लेसेंटा होता है इसमें क्या क्या डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हम जरा डिटेल में पढ़ते हैं, एक दो बातें एक्स्ट्रा होंगी जो आपकी बुक पे नहीं लिखी हुई, इसलिए आपने उसको लिख लेना है। ओके जी। सबसे पहले जो सबसे पहले उसने कुछ जो पुराने एडिशन है उस पे उसने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है मोरबिडली अडेरेंट प्लेसेंटा। लेकिन जो आपके नया एडिशन है, नया एडिशन में उसने लिखा हुआ है प्लेसेंटा प्लेसेंटा एक्रीटा। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम। ठीक है, प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम। अब इसको शुरू से करने से पहले मैं आपको दो बातें लिखवाना चाहता हूँ, वो आप लिख लें। वो ये बातें हैं, फिर मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जो प्लेसेंटा एक्रीटा है, प्लेसेंटा एक्रीटा को पुराने एडिशन का जो फर्स्ट एड है उसमें लिखा हुआ है मोरबिडली अडेरन प्लेसेंटा। इसमें होता क्या है, देखो आपको पता है जो ट्रोफोब्लास्ट है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या था, हमने पढ़ा था कि ट्रोफोब्लास्ट क्या है, प्लेसेंटा का पार्ट है जो कि क्या करता है, एंडोमीट्रियम के ऊपर जाके क्या होता है, अटैच होता है। तो इसको हम कहते हैं जी, ये इम्प्लांटेशन हो गई है। जो ट्रोफोब्लास्ट है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, इनटू यूट्राइन वाल, मतलब कि जो यूट्रस है, यूट्रस की वाल के ऊपर जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें नॉर्मली अटैच होना होता है। अब अगर तो ये जो ट्रोफोब्लास्ट है इसकी क्या हो, अब नॉर्मल इन्वेजन हो, क्या हो इसकी, हो अब नॉर्मल, इसकी क्या हो, अब नॉर्मल इन्वेजन हो। मतलब कि नॉर्मल की बजाय ये जो ट्रोफोब्लास्ट है ये अब नॉर्मली अटैच हो जाए, किसके साथ, यूट्रस की दीवार के साथ। इसको हम कहते हैं मोरबिडली अडेरन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम। प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम, ठीक हो गया। अब आप कहते हैं कि यार हमें कुछ भी समझ नहीं आया। अब हम जरा एक डायग्राम देखते हैं और डायग्राम से आपको ये क्लियर होगा कि मैं आपको समझाने क्या लगा हूं। तो मैं एक डायग्राम को यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ। सबसे पहले ये डायग्राम है जो आपके सामने शो हो रही है। अब ये देखो, इस डायग्राम को आपने गौर से देखना है। अब इस डायग्राम को हम देखते हैं तो सबसे पहले ये है बेबी। ठीक है, बेबी हमें वक्ते में डाल के खुद आराम से सो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बेबी है किसमें, यूट्रस में। अब उसने ये यहाँ करके, यहाँ पे जो मैंने सर्कल लगाया है ये उसने क्या दिखाया हुआ है, ये प्लेसेंटा है। अब उसने क्या किया कि प्लेसेंटा का थोड़ा सा हिस्सा निकाल के आपको यहाँ करके जूम करके दिखाया हुआ है कि प्लेसेंटा में अगर हम बहुत ज्यादा जूम करके देखें तो हमें क्या नजर आता है। तो प्लेसेंटा में सबसे पहले उसने ये दिखाया हुआ है कि ये क्या है, प्लेसेंटा है। ठीक है, ये क्या है, प्लेसेंटा। तो ये जो मैंने लाइनें लगाई हैं ये क्या है, सारा प्लेसेंटा है। उसके बाद जो ये सॉरी, ऊपर जो है दैट इज एमनियोटिक कैविटी और एमनियोटिक फ्लूइड। उसके बाद ये जो मैंने सर्कल लगाया है, ये जो रेड रेड आपको नजर आ रहा है, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है। ठीक है, आपको पता है कि प्लेसेंटा क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो बेबी और माँ के दरमियान एक कनेक्शन होता है। अब आपकी बुक ने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है कि ये जो प्लेसेंटा है, जब ये प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है तो ये किसके ऊपर इम्प्लांट होता है, होना इसको नॉर्मली एंडोमीट्रियम के ऊपर इम्प्लांट चाहिए। लेकिन होता क्या है कि कुछ ऐसा प्लेसेंटा जो एंडोमीट्रियम को क्रॉस करके मायोमीट्रियम में चला जाता है। अब आपको पता है कि जो हम यूट्रस होती है, यूट्रस की तीन लेयर्स होती हैं, एंडोमीट्रियम, मायोमीट्रियम और सबसे बाहर वाली कौन सी होती है, सिरोसा लेयर या पेरीमीट्रियम। ठीक हो गया। अब अब फर्ज करो ये जो प्लेसेंटा था, होना तो इसको देखो, ये क्या है, एंडोमीट्रियम है। अब होना तो प्लेसेंटा को इसके ऊपर अटैच चाहिए था, लेकिन अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो प्लेसेंटा है ये आगे इन्वेड कर जाता है। आगे किसमें इन्वेड कर जाता है, मायोमीट्रियम में या फिर सिरोसा में। तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज। तो आपको थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि हम पढ़ने के लगे हैं कि जो प्लेसेंटा होता है, जब इसकी इम्प्लांटेशन होती है तो इसकी इम्प्लांटेशन किसके ऊपर होनी चाहिए, एंडोमीट्रियम के ऊपर होनी चाहिए। लेकिन एंडोमीट्रियम की बजाय ये क्या करता है, ये इन्वेड कर जाता है। ये कहाँ इन्वेड कर जाता है, मायोमीट्रियम में या फिर पेरीमीट्रियम में या सिरोसा में इन्वेड कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज। ठीक हो गया। तो यही मैंने पहली लाइन ये लिखी है, इट इज अबनॉर्मल इन्वेजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनटू यूट्राइन वाल। कि जो ट्रोफोब्लास्ट है उसने सिर्फ एंडोमीट्रियम के ऊपर आके अटैच होना था, जिसको हम डिसिजुआ बिसालिस भी कहते हैं। सिर्फ डिसिजुआ बिसालिस के ऊपर आके अटैच होना था, लेकिन क्या हुआ कि इसकी अब नॉर्मल इन्वेजन हो गई यूट्रस की वाल के अंदर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मोरबिडली अडेरन प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा एक्रीटा। अब हम इसको जरा पढ़ते हैं कि इसमें हमें वो बताना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको जरा इसकी थ्योरी करते हैं, फिर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ। तो इसमें क्या आती है, अब नॉर्मल इन्वेजन ऑफ ट्रोफोब्लास्ट इनटू यूट्राइन वाल। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो जो यूट्रस की दीवार के अंदर उसकी अब नॉर्मल इन्वेजन हो जाती है। अब आपको पता है कि जो नॉर्मल प्लेसेंटा है, जो नॉर्मल प्लेसेंटा है, नॉर्मल प्लेसेंटा क्या करता है, नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच होता है। ठीक है, नॉर्मल प्लेसेंटा अटैच होता है, किसके साथ अटैच होता है, अटैच टू डिसिजुआ बिसालिस। ठीक है, डिसिजुआ
ठीक है, डिसिजुआ बेसिलस हम किसको कहते हैं, एंडोमेट्रियम को कहते हैं। तो जो नॉर्मल प्लेसेंटा है उसने किसके साथ अटैच होना है, डिसिजुआ बेसिलस के साथ। लेकिन अगर ये और ज्यादा इन्वेड कर दे, अंदर तक धस जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा इंक्रीटा परक्रीटा। अब हम इसको पढ़ते हैं। ठीक हो गया। अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो क्या होगा कि जो आपका अब डिसीजुआ है वो अब उसकी अटैचमेंट होगी। फर्ज करो कि अगर अब होता क्यों है, ये तो हो गया कि प्लेसेंटा अटैच होता है डिसीजुआ बेसिलस के साथ। अब हम ये पढ़ते हैं कि वाई इट अकर। तो फर्ज करो कि अब डिसीजुआ है, जो एंडोमीट्रियम है वो भी अब है। अब डिसीजुआ, ये लाइन अपनी बुक पे लिख लें ताकि आपको ये भूले ना। अब डिसीजुआ का मतलब है कि जो एंडोमीट्रियम है वो अब है। अब वो अब क्यों है उसको हम देखते हैं। अब डिसीजुआ में क्या होगा कि चाहे आपका ट्रोफोब्लास्ट नॉर्मल ही हो, लेकिन अटैचमेंट क्या होगी, अब नॉर्मल होगी। ठीक है, तो अब नॉर्मल अटैचमेंट, अब नॉर्मल अटैचमेंट। ठीक है, तो अब नॉर्मल अटैचमेंट होगी। जिससे क्या होगा, प्लेसेंटा अटैचेस डायरेक्टली टू मायोमीट्रियम। जो प्लेसेंटा होगा, ठीक है, जो प्लेसेंटा होगा वो क्या होगा, प्लेसेंटा अटैचेस, ठीक है, प्लेसेंटा क्या करेगा, एंडोमीट्रियम की बजाय मायोमीट्रियम के साथ अटैच हो जाएगा। प्लेसेंटा अटैचेस टू मायोमीट्रियम डायरेक्टली। इस लाइन को लिख लें ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, मायोमीट्रियम डायरेक्टली। ठीक हो गया। आई होप कि आपको यहां तक बात समझ आ गई है कि हम पढ़ने क्या लगे हैं। अब हम आगे चलते हैं, और अब हम सबसे पहले तो इसके रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर है जिसकी वजह से ये होता है। तो ये बहुत आसान है, रिस्क फैक्टर इसके क्या क्या है। अब फर्ज करो कोई एक लेडी है और उसके काफी सारे बच्चे हैं, और उसको पहले सी सेक्शन हुआ है। तो सबसे मोस्ट कॉमन, ये एमसीक्यूज भी है, प्रायर सी सेक्शन, कि अगर कोई लेडी है उसको पहले सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन की वजह से क्या होता है, सी सेक्शन की वजह से जो यूट्रस होती है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है उस पर क्या बन जाते हैं, स्कार्स बन जाते हैं। जाहिर बात है, जब हम यूट्रस का ऑपरेट करेंगे, तो जब हम ऑपरेशन करते हैं, तो उस जब वो ऑपरेट ठीक होता है, वो जख्म ठीक होता है, तो अपने पीछे क्या छोड़ जाता है, स्कार छोड़ जाता है। तो वहां पे जो उसकी यूट्रस की वाल होगी वो क्या होगी, स्कारी होगी, मतलब उसमें स्कार्स होंगे। तो प्रायर सी सेक्शन इसमें मोस्ट कॉमन, ये एमसीक्यूज है कि मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटी दैट इज प्रायर सी सेक्शन। ठीक है, सी सेक्शन अगर उसका पहले हुआ है तो उसको क्या हो सकता है, उसको प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटी आ सकती है। उसके अलावा उसके अलावा उसने लिखा हुआ है यूट्राइन सर्जरी। ठीक है, यूट्राइन सर्जरी। अब यूट्राइन सर्जरी में फर्ज करो उसकी यूट्रस की सर्जरी हुई है, फर्ज करो कि उसमें यूट्राइन सिस्ट थे। ठीक है, पहले उसमें क्या थे, यूट्राइन सिस्ट हम आगे जाके पढ़ेंगे भी कि पानी की थैलियां होती हैं उसमें यूट्रस में। या फिर क्या थे, यूट्राइन फिब्राइड्स बिनाइन ट्यूमर होते हैं यूट्रस के। ये ना अंदर ग्रोथ होती है, हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे यूट्राइन फिब्राइड्स क्या होते हैं। तो हमने यूट्राइन सिस्ट और यूट्राइन फिब्राइड्स को जब सर्जिकली रिमूव किया, मायोमेक्टमी करते हैं हम, इसमें मायोमीट्रियम को कट करते हैं। जब हमने मायोमेक्टमी की तो क्या बच गया, स्कार बच गया। उस स्कार की वजह से क्या हुआ, उस स्कार की वजह से क्या होगा कि प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। हम आगे चलते हैं, अब ये भी हो गया। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि दिस लीव्स अ स्कार टिश्यू दैट वुड इनहिबिट द नॉर्मल डिसोसिएशन। मतलब कि जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी हैं, ये क्या करेंगी, they will leave a scar tissue, they will leave a scar tissue that that will that will that will inhibit, हाँ मतलब वो क्या कर देंगी, इनहिबिट कर देंगी नॉर्मल डिसिजुअलाइजेशन। मतलब कि उसमें जो डिसिजुआ फॉर्मेशन थी उसको अब नॉर्मल कर देंगी। स्कार बन गया है, तो जो उसमें एंडोमेट्रियल ग्रोथ होगी वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, तो क्या होगा, प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज आ जाएंगी। अब उसके अलावा इसमें आपने दो तीन और रिस्क फैक्टर याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज प्लेसेंटा प्रेविया। ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया आज ही हमने पढ़ना है, मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है प्लेसेंटा प्रेविया। इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। उसके अलावा आता है एडवांस्ड मैटरनल एज, कि अगर मदर की एज ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा एज वाली मदर हैं उनमें भी ये प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज आती हैं। उसके अलावा सबसे ज्यादा जो कॉमन है दैट इज मल्टी पैरिटी, कि अगर कोई खतून है और उसके बच्चे ज्यादा हैं, ठीक है, अगर ज्यादा किसी के बच्चे हैं तो उसमें भी प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। अभी तक हमने सिर्फ ये बात सीखी है कि यार अगर जो ट्रोफोब्लास्ट है वो सही तरह यूट्रस के साथ अटैच नहीं होगा, तो उससे क्या होगा, उससे प्लेसेंटल अबनॉर्मेलिटीज आएंगी। क्यों आती हैं, क्योंकि फर्ज करो अगर कोई लेडी है उसका पहले सी सेक्शन हुआ है, तो सी सेक्शन की वजह से क्या होगा कि यूट्रस में स्कार रह जाएंगे, यूट्रस में क्या बन जाएंगे, स्कार बन जाएंगे। और उन स्कार की वजह से जो एंडोमेट्रियम वो सही तरह से प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा कि प्लेसेंटा जब उसमें अटैच होगा तो अंदर मायोमीट्रियम या सिरोजा तक धंस जाएगा। तो इसको हम कहते हैं मॉर्बिडली अडेरेंट प्लेसेंटा या फिर प्लेसेंटा एक्रीटा स्पेक्ट्रम।
अब हम इसकी 3 टाइप्स पढ़ते हैं, और वो टाइप्स आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए, हर टाइम आपकी परमानेंट मेमोरी में होनी चाहिए और आपको फिंगर टिप्स पे आनी चाहिए। और ये जो सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, ये सारी बातें स्टेप टू सीके में लिखी हुई हैं। ये सारी बातें जितनी मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी बातें उधर स्टेप टू सीके में लिखी हुई हैं। इसलिए एक जगह पे अच्छे तरीके से पढ़ लें ताकि आपको दूसरी बुक ज्यादा पढ़ने की जरूरत ना हो। ठीक हो गया? तो हम इसकी 3 टाइप्स पढ़ते हैं। सबसे पहली टाइप, ठीक है, सबसे पहली टाइप क्या है? अब हम इसकी 3 टाइप्स पढ़ते हैं कि जो हमारे पास ये अबनॉर्मेलिटी है, ये किस किस तरीके से हो सकती है। तो इसकी मैं 3 टाइप्स, पहले आपको थ्योरी पढ़ाता हूँ, फिर मैं आपको डायग्राम दिखाऊंगा, आपको क्रिस्टल क्लियर ये समझ आ जाएगी। सबसे पहले आता है एक्रीटा, ठीक है, सबसे पहले क्या आता है? एक्रीटा, प्लेसेंटा एक्रीटा, ठीक है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, प्लेसेंटा एक्रीटा। इसमें क्या होता है? इसमें प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो अटैच होता है, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? अटैच होता है टू मायोमीट्रियम, ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? मायोमीट्रियम के साथ डायरेक्टली अटैच हो जाता है, मायोमीट्रियम के साथ क्या हो जाता है? डायरेक्टली अटैच हो जाता है, लेकिन लेकिन विदाउट पेनिट्रेशन, ठीक है, अंदर उसके धंसता नहीं है, अंदर उसके पेनिट्रेशन नहीं होता करता। मतलब जो प्लेसेंटा होता है वो उसको नॉर्मली किसके साथ अटैच होना चाहिए? एंडोमेट्रियम के साथ, लेकिन वो अब नॉर्मली ड्यू टू सी सेक्शन, ड्यू टू एनी रीजन, वो किसके साथ अटैच हो गया है? मायोमीट्रियम के साथ। मायोमीट्रियम के साथ अटैच तो हो गया है, लेकिन उसके अंदर उसने पेनिट्रेट नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अक्रीटा का मतलब क्या होगा? ये मायोमीट्रियम के साथ अटैच तो प्लेसेंटा हो गया है, लेकिन पेनिट्रेशन नहीं हुई, पेनिट्रेट उसने नहीं किया। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। ये आपको फिंगर टिप पे याद होना चाहिए। प्लेसेंटा एक्रीटा किसको कहते हैं? प्लेसेंटा, प्लेसेंटा मायोमीट्रियम के साथ अटैच हो गया है बजाय एंडोमीट्रियम के, और पेनिट्रेशन नहीं की उसने। अगर उसने पेनिट्रेशन नहीं की और वो अटैच अब नॉर्मली किसके साथ है? प्लेसेंटा मायोमीट्रियम के साथ, तो इसको हम कहेंगे एक्रीटा। उसके बाद जो दूसरी टाइप है, जो सेकंड टाइप है, दैट इज इनक्रीटा, इन आई से इनक्रीटा, प्लेसेंटा इनक्रीटा। प्लेसेंटा इनक्रीटा में क्या होता है? जो प्लेसेंटा होता है, ठीक है, जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है? पेनिट्रेट कर जाता है। प्लेसेंटा क्या करता है? पेनिट्रेट, ठीक है, प्लेसेंटा क्या करता है? पेनिट्रेट्स इनटू मायोमीट्रियम। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है? मायोमीट्रियम के अंदर क्या कर जाता है? पेनिट्रेट कर जाता है। प्लेसेंटा पेनिट्रेट इनटू मायोमीट्रियम। अगर सिर्फ मायोमीट्रियम के ऊपर ऊपर रहे, ऊपर से अटैच हो, तो इसको हम कहते हैं एक्रीटा, ए से। और अगर अंदर धंस जाए, अंदर पेनिट्रेशन हो जाए, तो इसको हम कहते हैं इनक्रीटा, इनक्रीटा। ठीक हो गया? लेकिन ये जो पेनिट्रेशन होती है, ये क्या होती है? पार्शली होती है, मतलब उसकी सारी थिकनेस को इन्वॉल्व नहीं करता, सिर्फ थोड़ा सा करता है, पार्शली करता है, कंप्लीटली नहीं करता। इसको हम कहते हैं इनक्रीटा। तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आती है परक्रीटा, ठीक है, तीसरे नंबर पे क्या आता है? प्लेसेंटा परक्रीटा। प्लेसेंटा परक्रीटा में आपने क्या याद रखना है कि अगर प्लेसेंटा, ठीक है, अगर प्लेसेंटा क्या करे? अगर प्लेसेंटा पेनिट्रेशन भी करे, ठीक है, पेनिट्रेट भी करे, प्लस पेनिट्रेट भी करे, प्लस उसके साथ वो फुली पेनिट्रेट कर जाए, कंप्लीटली इन्वेड्स फ्रॉम मायोमीट्रियम। देखो, प्लेसेंटा पेनिट्रेट्स थ्रू मायोमीट्रियम, थ्रू मायोमीट्रियम मतलब वो मायोमीट्रियम में भी अंदर पेनिट्रेट कर जाए, प्लस मायोमीट्रियम के साथ साथ प्लस वो सिरोसा को भी अगर इन्वेड कर दे, ठीक है, सिरोसा को भी इन्वेड कर दे, और मायोमीट्रियम में भी पेनिट्रेशन हो जाए, और ये पेनिट्रेशन क्या होगी? कंप्लीट होगी, तो इसको हम कहते हैं परक्रेटा। क्या? परक्रेटा। और ये जो अगर फर्ज करो इतनी शदीद पेनिट्रेशन हुई है कि जो प्लेसेंटा है वो कहां तक पहुंच गया है? ब्लैडर तक पहुंच गया। जो प्लेसेंटा है वो कहां तक पहुंच गया? ब्लैडर तक पहुंच गया। तो ब्लैडर के साथ वो क्या बना लेगा? अब नॉर्मल कनेक्शन बना लेगा। और अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? फेस्टूला कहते हैं। इसको हम जीआईटी में पढ़ेंगे भी। अब नॉर्मल कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? फेस्टूला कहते हैं। तो अगर प्लेसेंटा इतना ज्यादा फैल गया है, इतना ज्यादा वो इन्वेड कर गया कि वो कहां तक चला गया है? ब्लैडर तक चला गया। ब्लैडर के साथ उसने फेस्टूला बना लिया है, तो क्या होगा? जो मदर होगी उसको क्या आना शुरू हो जाएगा? उसको यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो प्लेसेंटा है वो अंदर तक, उसके ब्लैडर तक इन्वेड कर चुका है। तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय हिमाचूरिया। इसके अलावा ये जो प्लेसेंटा है, अगर रेक्टम तक इन्वेड कर जाए, अगर ये क्या करे? रेक्टम तक इन्वेड कर जाए, तो रेक्टम में क्या होते हैं? फीसिस होते हैं, तो ब्लड इन स्टूल, ठीक है, जो मदर होगी उसको स्टूल में क्या आना शुरू हो जाएगा? ब्लड आना शुरू हो जाएगा। तो याद रहेगा या भूल जाएगा? बिल्कुल आसान सी बातें हैं। एक्रीटा का मतलब क्या है? प्लेसेंटा अगर सिर्फ मायोमीट्रियम के ऊपर ऊपर अटैच हो, होना तो देखो, प्लेसेंटा ने अटैच किसके साथ होना था? एंडोमीट्रियम के साथ, डिसिजुआ बिजालिस के साथ। लेकिन अगर ये अबनॉर्मली इन्वेड कर गया है एंडोमीट्रियम को, और कहां तक पहुंच गया है? मायोमीट्रियम के साथ, लेकिन मायोमीट्रियम के अंदर नहीं इसने पेनिट्रेशन की, तो इसको हम कहते हैं एक्रीटा। इसको हम क्या कहते हैं? एक्रीटा। एक्रीटा, एक्रीटा सिर्फ मायोमीट्रियम,
और इनक्रीटा हम किसको कहते हैं, इनक्रीटा हम किसको कहते हैं, अगर प्लेसेंटा पेनिट्रेट कर गया है मायोमीट्रियम के अंदर पार्शली, फुली नहीं पार्शली, अगर वो पेनिट्रेट कर गया है तो उसको हम कहते हैं इनक्रीटा। और परक्रीटा हम किसको कहते हैं, अगर प्लेसेंटा पेनिट्रेट कर गया है मायोमीट्रियम को भी, सिरोसा को भी, और सिरोसा को पार कर गया है तो इसको हम कहते हैं परक्रीटा। और ये अगर ब्लैडर तक चला गया है तो ये किसके साथ फिस्टुला बनाएगा, ब्लैडर के साथ, और इसमें हमें क्या मिलेगा, मदर को ब्लड यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाएगा। और अगर यही जो प्लेसेंटा है अगर रेक्टम के साथ पास पहुंच जाता है तो ब्लड इन स्टूल मिलेगा। तो मुझे जल्दी से बताएं कि आपको ये समझ आई है प्लेसेंटा एक्रीटा, पर इनक्रीटा और परक्रीटा, ये आपको फिंगर टिप्स पे आने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और गायनाकोलॉजी में यही बातें लिखी हुई हैं। जी जल्दी बताएं। आई होप कि आपको बात समझ आ रही है, और बाकी क्यों नहीं आंसर कर रहे, बाकियों की कोई नाराजगी चल रही है मुझसे, जल्दी बताएं। चलें जी हम आगे चलते हैं, आई होप कि आपको समझ आ गई, अगर कोई मसला बनता है तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक हो गया, हम आगे चलते हैं और प्लेसेंटा एक्रीटा, इनक्रीटा और परक्रीटा दोबारा एक दफा रिवाइज करते हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा क्या होता है, प्लेसेंटा अगर मायोमीट्रियम के साथ अटैच हो तो इसको हम कहते हैं एक्रीटा। प्लेसेंटा अगर मायोमीट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाए इसको हम कहते हैं इनक्रीटा लेकिन पार्शली। और प्लेसेंटा अगर पेनिट्रेट कर जाए मायोमीट्रियम में, सिरोजा में, और आगे तक रेक्टम तक या उसमें ब्लैडर तक चला जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, परक्रीटा। इसको हम क्या कहते हैं, परक्रीटा। ठीक हो गया, बिल्कुल आसान सी बातें हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या होगी, तो इसकी प्रेजेंटेशन आपको कब मिलेगी, इसकी प्रेजेंटेशन आपको जब वो लेडी होगी उसको क्या होगी, इसकी प्रेजेंटेशन आपको कब मिलेगी, अगर तो प्लेसेंटा अक्रीटा है या इनक्रीटा है तो आपको प्रेजेंटेशन मिलेगी आफ्टर डिलीवरी, कि जब वो बच्चे को डिलीवर कर रही होगी तो जब आप प्लेसेंटा, क्योंकि आपको पता है कि जब बेबी आता है तो बेबी के बाद 30-40 मिनट के बाद प्लेसेंटा बाहर आता है, पता है ना इसका। अगर जब बेबी डिलीवर होता है नॉर्मल डिलीवरी में तो उसके 30-40 मिनट बाद क्या आता है, प्लेसेंटा आता है। अब क्या हुआ कि बेबी तो डिलीवर हो गया, बेबी तो डिलीवर हो गया लेकिन प्लेसेंटा बाहर नहीं आ रहा, तो हमें पता चल गया कि इसमें कोई अबनॉर्मेलिटी है। तो आपने लिखना है इसकी प्रेजेंटेशन हमें कैसे मिलेगी, आफ्टर डिलीवरी। ठीक है, आफ्टर डिलीवरी मतलब कि जब डिलीवरी हो जाएगी, आफ्टर डिलीवरी डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग, ठीक है, डिफिकल्टी, डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग, डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग, डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग प्लेसेंटा। अब आपने अगर कभी नॉर्मल डिलीवरी देखी होगी तो आपको ये आइडिया होगा कि अगर 20-30-25 मिनट के बाद अगर प्लेसेंटा बाहर ना आ रहा हो तो फिर वो जो डॉक्टर होती हैं वो हाथ से मतलब मैनुअली उसको रिमूव करने की कोशिश करती हैं। खैर डॉक्टर तो नहीं करते पाकिस्तान में, जो आपा उन्होंने रखी होती है ना वो करती है। तो इसमें आपने याद रखना है कि जब डिलीवरी बेबी की हो जाएगी तो प्लेसेंटा डिटैच नहीं होगा। क्यों, क्योंकि प्लेसेंटा तो अंदर मायोमीट्रियम तक पहुंचा हुआ है। तो क्या होगा कि आफ्टर डिलीवरी डिफिकल्टी ऑफ सेपरेटिंग प्लेसेंटा, हम प्लेसेंटा को सही तरह से क्या करेंगे, सही तरह से सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जब उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें जब देखो जब हम उसको सही तरह से प्लेसेंटा खुद ब खुद सेपरेट नहीं होगा या हम उसको कोशिश करेंगे तो हमसे वो सेपरेट नहीं होगा, क्योंकि प्लेसेंटा अंदर की तरफ धंसा हुआ है। अगर वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है तो हम क्या करेंगे, हम उसे मैनुअली रिमूव करने की कोशिश करेंगे। हम क्या करेंगे, हम उसमें हम हाथ से, ठीक है, मैनुअल रिमूव करेंगे, ठीक है, मैनुअली हम उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, मैनुअली रिमूव करेंगे। मतलब कि जो आपा होगी वहां की या जो डॉक्टर होगी वो क्या करेगी, वो हाथ से प्लेसेंटा को रिमूव करने की कोशिश करेगी। तो जब वो मैनुअली रिमूव करेगी तो वो जोर लगाएगी, और उस जोर लगाने से, क्योंकि जो प्लेसेंटा है वो अंदर धंसा हुआ है यूट्रस की वाल के अंदर, तो जब हम उसको मैनुअली रिमूव करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, स्वेयर ब्लीडिंग होगी। क्या होगा, स्वेयर ब्लीडिंग होगी। तो आपने याद रखना है कि ये जो जितने भी प्लेसेंटा, परक्रीटा, इनक्रीटा और ये जो आपके एक्रीटा है, इसमें क्या होता है, स्वेयर ब्लीडिंग होती है। और इस ब्लीडिंग को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोस्ट, इसको हम क्या कहते हैं, पोस्ट पार्टम। पार्टम का मतलब क्या होता है, बर्थ, डिलीवरी। ठीक है, तो डिलीवरी के बाद अगर फीमेल को बहुत शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। पार्टम का मतलब क्या होता है, बर्थ होता है। ठीक है, तो बर्थ में मतलब बर्थ के बाद क्या होगा, बर्थ के बाद अगर शदीद ब्लीडिंग हो रही है तो इसको हम कहते हैं पोस्टपार्टल हेमरेज। ठीक है, तो क्या होगा, पोस्टपार्टल हेमरेज अपॉन अटेम्प्टेड मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। एंड और अगर जो हमें प्लेसेंटा मिलेगा भी वो किसमें मिलेगा, एक्सट्रैक्टेड इन पीसीज, कि जो प्लेसेंटा होगा वो पूरे का पूरा बाहर नहीं आएगा। जब हम उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी एक्सट्रैक्टेड इनटू पीसीस, हमें उसके छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे। ठीक हो गया। और मुझे शाबाश, एक लावे ने तो माशाल्लाह सवाल ही पूछ लिया, वही मैं पूछने लगा था आप लोगों से। मुझे जरा बताएं कि सारे लावे बताएंगे कि जल्दी से, कि जब स्वेयर ब्लीडिंग हो, पोस्टपार्टम हेमरेज हो, तो कौन सा सिंड्रोम होता है फीमेल को, फीमेल को कौन सा सिंड्रोम होगा और उसका सिम्टम, मोस्ट कॉमन सिम्टम क्या होगा। यस, माशाल्लाह डॉक्टर निमरा सही बता रही हैं, बाकी भी जरा जहमत कर लें थोड़ी सी।
जी सारे सही बता रहे हैं कि शिहान सिंड्रोम। अगर पोस्टपार्टल हेमरेज हो तो क्या होगा, शिहान सिंड्रोम। और शिहान सिंड्रोम में सबसे मोस्ट कॉमन जो सिम्टम आता है वो कौन सा आता है, कि वो जो माँ होती है वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती। क्यों? क्योंकि उसमें क्या होता है, जो उसका पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो जाती है। तो जब पोस्टपार्टल हेमरेज होता है तो क्या होता है, शिहान सिंड्रोम। क्या होता है, शिहान सिंड्रोम। तो ये जो प्लेसेंटा एक्रीटा, परक्रीटा, इनक्रीटा है, इनमें क्या आते हैं, शिहान सिंड्रोम के चांसेस ज्यादा होते हैं। शिहान सिंड्रोम के क्या होते हैं, चांसेस ज्यादा होते हैं। तो अब मुझे जल्दी से जरा शाबाश बता दें कि कोई मसला तो नहीं रह गया, सारी बातें क्लियर हो गई हैं। बहुत आसान सा टॉपिक है, कोई इसमें मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, इस डायग्राम से आपको और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये डायग्राम मैं आपको शेयर भी कर दूंगा। देखो, अब ये डायग्राम है, उसमें ये उसने बताया हुआ है कि देखो ये जो आपका जो प्लेसेंटा है, ठीक है, ये प्लेसेंटा है, ठीक है, इसने जब डिलीवरी होनी होती है तो उसके बाद इसने अटैच डी अटैच होना होता है। अब ये क्या है, इट इज नॉर्मल प्लेसेंटा। और स्ट्रेटम बेसिलस हम किसको कहते हैं, एंडोमीट्रियम, जो एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेटम बेसिलस। अब जो प्लेसेंटा है वो आपके एंडोमीट्रियम के ऊपर अटैच है। लेकिन अब उसने एक ही डायग्राम में तीनों शिकार किए हुए हैं, और एक ही डायग्राम में उसने तीनों बताने की कोशिश की है। क्या बताया है, प्लेसेंटा एक्रीटा। सबसे पहले हम एक्रीटा की बात करते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो इसमें जो प्लेसेंटा है वो इसको एंडोमीट्रियम को तो क्रॉस कर गया है, लेकिन वो मायोमीट्रियम के साथ अटैच तो है, लेकिन मायोमीट्रियम के अंदर वो इन्वेड नहीं हुआ। इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा एक्रीटा। प्लेसेंटा एक्रीटा में क्या हुआ कि प्लेसेंटा एंडोमीट्रियम के साथ तो अटैच है, लेकिन जो मायोमीट्रियम है, मायोमीट्रियम के अंदर इन्वेड उसकी नहीं हुई। ठीक है, मायोमीट्रियम के अंदर वो पेनिट्रेट नहीं हुआ। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा की। जो प्लेसेंटा इनक्रीटा, अगर आप यहां से थोड़ा सा गौर करें, यहां से, ठीक है, यहां से और यहां से, जो प्लेसेंटा है वो एंडोमीट्रियम को क्रॉस करके मायोमीट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। जब वो अंदर पेनिट्रेट कर गया है पार्शली, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा इनक्रीटा। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो प्लेसेंटा है, दैट इज प्लेसेंटा परक्रीटा। उसमें आप अगर गौर करें तो जो प्लेसेंटा है वो आपका यहां तक पहुंचा हुआ है, सिरोसा तक पहुंचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा परक्रीटा। और जितना ज्यादा वो शदीद इन्वेड किया होगा उतना ज्यादा हम उसको डिटैच करने में हमें प्रॉब्लम होगी, और उतनी ज्यादा फीमेल को क्या होगी, ब्लीडिंग होगी, और उसको शिहान सिंड्रोम होने के चांसेस ज्यादा होंगे। ठीक हो गया। आई होप कि आपको ये क्रिस्टल क्लियर बातें समझ आ गई हैं। आप मेरे मेरे ऊपर नहीं यकीन तो आप स्टेप 2 सीखे उठाना, गायनाकोलॉजी का अपना ओब्स का, सॉरी ओब हाँ ओब्स का, हाँ ओब्स में शायद लिखा हुआ है ये। ओब्स में टॉपिक ये लिखे हुए हैं, आप उसको पढ़ के देखना, आपको 90% बातें यही मिलेंगी जो मैंने आपको बता दी है। ठीक हो गया। ओके, हम आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं प्लेसेंटा प्रेविया की। अब प्लेसेंटा प्रेविया को भी गौर से सुनना है, कोशिश करते हैं हम इसको इधर ही याद करने की, बहुत आसान है। प्लेसेंटा प्रेविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रेविया एक मैंने तो खैर वो मूवी इतनी नहीं देखी हुई, लेकिन मैंने सुना था एक मूवी में भी है, आई थिंक डॉक्टर जी नाम है उस मूवी का। ठीक है, तो उसमें भी ये प्लेसेंटा प्रेविया का कॉन्सेप्ट है, तो मैं आपको बताता हूँ ये होता क्या है। प्लेसेंटा प्रेविया, ठीक है, प्लेसेंटा प्रेविया। प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होता है, ठीक है, प्रेविया के आगे लिखें, जो प्रेविया होता है, प्रेविया में क्या होता है, प्रेविया का मतलब होता है बिफोर। ठीक है, प्रेविया का मतलब होता है प्रीवियस, बिफोर। ठीक है, तो प्रेविया का मतलब क्या होगा, बिफोर। अब इस पूरे हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रेविया का मतलब क्या है, बिफोर है। तो जो प्लेसेंटा होगा, प्लेसेंटा प्रेविया मतलब कि जो प्लेसेंटा होगा वो बेबी से पहले आ जाएगा। प्लेसेंटा जब हम डिलीवरी करेंगे तो आना तो पहले बेबी को चाहिए था, पहले बेबी आता है, उसके 20 25 30 मिनट बाद प्लेसेंटा आता है। लेकिन अगर क्या हो पहले प्लेसेंटा आ रहा है और बाद में बेबी साहब तशरीफ ला रहे हैं, तो क्या होगा, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। इसमें क्या आता है, हमें पहले प्लेसेंटा मिलता है, देन हम बेबी को देखते हैं। तो इसमें होता क्या है उसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें इसके आगे ब्रैकेट में लिख भी ले, प्लेसेंटा बिफोर बेबी, प्लेसेंटा बिफोर बेबी। इसमें क्या होगा, प्लेसेंटा बिफोर बेबी होगा। ठीक है, कि जो प्लेसेंटा होगा वो पहले आ जाएगा बेबी से। ओके, अब इसमें होता क्या है, देखो, इसमें अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा टू लोअर साइड ऑफ यूट्राइन सेगमेंट। मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम समझाता हूँ, फिर आपको और ज्यादा समझ आएगी। देखो, फर्ज करो कि ये क्या है, यूट्रस है। ठीक है, ये क्या है, यूट्रस है। और ये क्या है, ये दिस इज सर्विक्स। ठीक है, ये क्या है, सर्विक्स है, और ये यूट्रस है। और फर्ज करो कि ये क्या है, बेबी है। ठीक है, ये क्या है, बेबी है। फर्ज करो ये बेबी है और आपकी तरफ देख देख के वो मुस्कुरा रहा है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, मुस्कुरा रहा है। अब क्या ये बेबी है, और बेबी क्या है, बेबी अटैच है प्लेसेंटा के साथ। अब अगर तो प्लेसेंटा लोअर पोल, ठीक है, जो यूट्रस का नीचे वाला हिस्सा है, जो लोअर सेगमेंट है, ठीक है, लो यूट्रस का, ठीक है, यूट्राइन लोअर सेगमेंट के साथ क्या है, अगर प्लेसेंटा अटैच है, होना तो कहाँ चाहिए था, हमने पढ़ा भी था कि जो पोस्टीरियर मेडियल वाल होती है यूट्रस की, उसके साथ इंप्लांटेशन होती है। प्लेसेंटा तो यहाँ करके होना चाहिए था, लेकिन यहाँ की बजाय अगर प्लेसेंटा कहाँ पे बने, यूट्राइन लोअर सेगमेंट में, यूट्रस के थोड़ा नीचे करके बने, कहाँ पे बने,
नियर नियर सर्वाइकल ओस, ठीक है, जो सर्वाइकल ओस, जो सर्विक्स का होल होता है उसको हम कहते हैं सर्वाइकल होस, ठीक है। तो नियर सर्वाइकल ओस मतलब कि जो सर्विक्स का सुराख है, जो सर्विक्स का होल है, उसके करीब अगर प्लेसेंटा बने तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। अब हम इसको पढ़ते हैं, फिर आपको और समझ आएगी और फिर मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। प्लेसेंटा प्रेविया में क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ, ठीक है, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा, इसमें क्या होगी, अटैचमेंट ऑफ प्लेसेंटा होगी, कहाँ पे होगी, टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट के होना तो ऊपर चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, अब नॉर्मली जो प्लेसेंटा है वो क्या हो गया, प्लेसेंटा टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट, यूट्रस के नीचे वाले हिस्से में क्या हो गया, नीचे वाले हिस्से में क्या हो गया, अटैच हो गया। और इसको लेकिन इसमें आपने लिखना है ओवर, मतलब मोर देन टू मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्वाइकल ओस, मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्वाइकल ओस, मतलब सर्वाइकल ओस से अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर अगर प्लेसेंटा अटैच हो गया, सॉरी लेस देन है ये, लेस देन 2 सेंटीमीटर, सॉरी लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्वाइकल ओस, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लेसेंटल प्रेविया, इसको हम क्या कहेंगे, प्लेसेंटा प्रेविया कहेंगे। लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्वाइकल ओस के साथ अगर प्लेसेंटा अटैच हो जाए, मतलब कि जो सर्विक्स है अगर उसके आसपास प्लेसेंटा अटैच हो जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया कहते हैं। ओके, अब हम इसमें पढ़ते हैं। अब इसमें एक चीज आपने याद रखनी है, जब हम उस फीमेल का एग्जामिनेशन करेंगे तो हमें प्लेसेंटा नजर आएगा, ठीक है, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा कैन बी सीन, ये लाइन आई थिंक लिखी भी हुई है आपके, प्लेसेंटा कैन बी सीन, प्लेसेंटा कैन बी सीन फ्रॉम सर्विक्स। जब हम उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उसमें गायनाकोलॉजी में एग्जामिनेशन करेंगे, तो हमें सर्विक्स के थ्रू उसका प्लेसेंटा नजर आएगा, प्लेसेंटा कैन बी सीन फ्रॉम सर्विक्स, उसका हम प्लेसेंटा सर्विक्स के रास्ते देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें हम बात करते हैं कि इसमें रिस्क फैक्टर क्या क्या है। तो इसमें रिस्क फैक्टर अगेन वही वाले हैं। रिस्क फैक्टर क्या होगा कि या तो वो कोई ऐसी खतून है कि उसने, उसका क्या हुआ है, उसका सी सेक्शन हुआ है पहले, तो प्रायर सी सेक्शन, पहले अगर उसका सी सेक्शन हो चुका है तो उसमें प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है, प्रायर सी सेक्शन, प्लस इसके साथ एक और है प्रायर, प्रायर प्लेसेंटा प्रेविया, कि अगर उसको पहले, मतलब जब जब उसको पहले प्रेगनेंसी हुई थी, तो अगर उसको पहले भी प्लेसेंटा प्रेविया हो गया है तो उसको दोबारा चांसेस है कि उसको प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। उसके अलावा मल्टीपैरिटी, मल्टीपैरिटी का मतलब है कि अगर उसके ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है, अगर उसके काफी ज्यादा 3 4 5 बच्चे हैं तो उसमें भी हो सकता है मल्टीपैरिटी। अगर उसकी उम्र ज्यादा है तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रेविया के चांसेस होते हैं। और उसके अलावा अगर वो स्मोकिंग करती है, ठीक है, अगर वो ऐशियां करती है तो उसमें भी उसको क्या हो सकता है, उसको प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। तो दीज आर ऑल रिस्क फैक्टर। और इसमें सबसे अहम बात जो गायनाकोलॉजी का एमसीक्यूज है और बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, कि आपको पता कैसे चलेगा कि इसको प्लेसेंटा प्रेविया है, तो इसमें आपको प्रेजेंटेशन कैसे मिलेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इसको लाजमी हाईलाइट कर लेना। इसकी प्रेजेंटेशन आपको इस तरह मिलेगी, इसमें होगी पेनलेस ब्लीडिंग, इसमें क्या होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी, पेनलेस ब्लीडिंग होगी ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, ड्यूरिंग ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, जब उसका थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा होगा, थर्ड थर्ड ट्राइमेस्टर, ये जो मैंने ये निशान लगाया इसको हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। तो थर्ड ट्राइमेस्टर, पेनलेस ब्लीडिंग ड्यूरिंग थर्ड ट्राइमेस्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि ये जो प्लेसेंटा प्रेविया होगा इसमें उसको स्पोर्टिंग, इसको हम ना स्पोर्टिंग भी कहते हैं। स्पोर्टिंग का हम पढ़ेंगे गायनाकोलॉजी में क्या होती है, कि अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा भी अगर ब्लीडिंग हो तो इसको हम स्पोर्टिंग कहते हैं। ठीक है, इसको हम गायना में पढ़ेंगे, फिलहाल मैं उसको डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। अगर तो देखो एक बात हमेशा अपने पल्ले बांध लो, जो प्रेगनेंसी होती है ना, प्रेगनेंसी, अगर किसी लेडी को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती, प्रेगनेंसी, पूरी प्रेगनेंसी में, नॉर्मल प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग नहीं होती, अगर पूरी प्रेगनेंसी में अगर ब्लीडिंग हो रही है तो आपने कहना है कि ये अब नॉर्मल है, ये कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती, उसको कोई मसला चल रहा है, आपने उसको लाजमी रूल आउट करना होता है। उसको कोई भी मसला हो सकता है, उसको अब इवन की अबॉर्शन में भी ब्लीडिंग होती है। आपने अगर देखना हो ना, अगर आप मतलब किसी का अबॉर्शन करना चाहते हो, अगर उसका भी जो बेबी है वो 1 1 1.5 हफ्ते का है, तो जब आप उसको मेडिसिन देते हो तो उसके बाद उसको ब्लीडिंग होती है, ठीक है, जो उसमें थोड़ा बहुत जाइगोट एम्ब्रियो वगैरह बना होता है वो ब्लीडिंग के रास्ते बाहर आता है। तो अगर प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है किसी लेडी को, तो वो बिल्कुल अब नॉर्मल है, वो कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकती। ठीक हो गया, तो ये बात आपने हमेशा याद रखनी है। और अगर थर्ड ट्राइमेस्टर में पेनलेस ब्लीडिंग हो रही है तो आपने कहना है कि इसको क्या हो सकता है, इसको प्लेसेंटा प्रेविया हो सकता है। फिर आप उसका एग्जामिनेशन करोगे, आपको सर्विस के रास्ते क्या नजर आ जाएगा, आपको प्लेसेंटा नजर आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसका डायग्नोज आप कैसे बनाओगे, मतलब इसका डायग्नोज हम कैसे करेंगे, तो इसमें हम करते हैं ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं, या फिर ट्रांस अब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड भी करते हैं। और ट्रांस वजाइनल अल्ट्रासाउंड, और आपने उसको लाजमी लाजमी ये रिकमेंड करना है
ठीक है, ये बहुत अहम बात है, इसको अपनी बुक पे लिख लेना। अगर कोई मरीज है प्लेसेंटा प्रेविया की, अगर कोई मरीज है प्लेसेंटा प्रेविया की, तो आपने कहना है कि आपने इंटरकोर्स नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आपने इंटरकोर्स नहीं करना, इंटरकोर्स बिल्कुल भी नहीं करना। अगर वो इंटरकोर्स करेगी तो क्या होगा, उसकी मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। ठीक है, उसकी क्या हो जाएगी, मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी। तो आपने उसको पहले कहना है कि अगर आपको पता चल गया कि इसको प्लेसेंटा प्रेविया है, और अगर अभी तक उसकी डिलीवरी नहीं हुई, तो आपने कहना है कि आपने इंटरकोर्स बिल्कुल नहीं करना प्रेगनेंसी में, और इंटरकोर्स नहीं करना। और आपने उसको तो मशवरा दे दिया कि इंटरकोर्स नहीं करना, लेकिन आपने खुद क्या करना है, आपने उसमें डिजिटल डिजिटल वजाइनल एग्जाम नहीं करना, डिजिटल वजाइनल एग्जाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। देखो, जो प्लेसेंटा प्रेविया होता है, इस पे आपको पता होगा, हम गायनाकोलॉजी में सीखेंगे भी, कि अगर हमने किसी फीमेल का एग्जामिनेशन करना हो ना, तो हम जो फिंगर्स हैं, फिंगर से भी एग्जामिनेशन करते हैं वजाइना की। तो कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी। अगर आप डिजिटल वजाइनल एग्जाम करोगे, ठीक है, आपने इसमें नहीं करना, ठीक है, डिजिटल नो डिजिटल वजाइनल एग्जाम अगर आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कर देते हो, अगर आप कर देते हो, तो आप उसको क्या कर दोगे, आप जो उसकी मेम्ब्रेन है आप उसको रप्चर कर दोगे। तो इसको हम कहते हैं प्रोम, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोम। कि वो प्रेग्नेंट थी, और आपने उसकी जब डिजिटल एग्जामिनेशन किया, आप जब अपने फिंगर्स इंसर्ट की उसकी वजाइना में, तो क्या हुआ, उसकी जो मेम्ब्रेन थी वो रप्चर हो गई। इसको हम कहते हैं प्रोम, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। तो फिर आप एक नया कटा खोल के बैठ जाओगे, और आपने ये बिल्कुल दो काम नहीं करने। उसको कहना है कि आपने इंटरकोर्स नहीं करना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और आपने खुद क्या नहीं करना, आपने डिजिटल वजाइनल एग्जाम बिल्कुल नहीं करना। अगर आप करोगे तो क्या होगा, आप उसकी मेम्ब्रेन रप्चर कर दोगे, मतलब कि उसको प्री मेच्योर रप्चर हो जाएगा मेम्ब्रेन का। ठीक है, तो उससे फिर उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। उसके अलावा उसने एक लाइन में एक बात लिखी हुई है, लो लेइंग प्लेसेंटा, लो लेइंग प्लेसेंटा, कि जो प्लेसेंटा है, मतलब अभी तो हमने पढ़ा ना कि अगर अगर क्या हो, लेस देन 2 सेंटीमीटर हो अपना प्लेसेंटा, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। लेकिन अगर क्या हो मोर देन मतलब 2 सेंटीमीटर हो, तो इसको हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, मोर देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सर्वाइकल ओस, बट नॉट कवरिंग द इंटरनल सर्वाइकल ओस। कि जो इंटरनल सर्वाइकल ओस होती है, इसको अगर वो कवर भी ना करे, और मोर देन 2 सेंटीमीटर, इसको हम कहते हैं लो लेइंग प्लेसेंटा कहते हैं। ठीक हो गया, तो इसको आपने पढ़ लेना, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, फिर आपको ये और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम हम यहाँ पे इसको चिपकाते हैं। अब ये आ गई आपकी डायग्राम, कहाँ गई, एक मिनट, किधर मैंने निकाली थी यार, कहाँ गई, हाँ ये है, देखो। ओके, अब ये आप डायग्राम देखें, यहाँ पर लेस लिखा हुआ है, आई थिंक इसका लेस, हाँ इसका यही है, जो प्लेसेंटा प्रीविया है वो भी लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो इंटरनल सर्वाइकल ओस को कवर करता है। लेकिन ये जो आपका लो लेइंग प्लेसेंटा है, ये लेस देन 2 सेंटीमीटर तो होता है, बट ये सर्वाइकल ओस को कवर नहीं करता। इसको आप बुक से एक दफा कंफर्म करके मुझे बता देना कि ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें। देखो, ये क्या है, इट इज पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रेविया, जिसमें जिसको वो कह रहा है लो लेइंग प्लेसेंटा। लो लेइंग प्लेसेंटा में क्या होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है वो क्या होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है फ्रॉम सर्वाइकल ओस। क्या होता है, लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है, लेकिन वो इंटरनल जो ओस होती है, देखो ओस हम किसको कहते हैं, ये देखो, ये पूरा क्या है, ये बेबी है, और ये क्या है, यूट्रस है, ये क्या है, यूट्रस है। और यूट्रस और वजाइना के दरमियान जो ओपनिंग होती है, इसको हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। अब सर्विक्स का जो अंदर वाला है, जो अंदर वाली ओपनिंग है, जो यूट्रस के साथ ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं इंटरनल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इंटरनल सर्वाइकल ओस, इंटरनल सर्वाइकल ओस। और जो बाहर वाली ओपनिंग है, इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल सर्वाइकल ओस कहते हैं। अब आपने क्या चीज याद रखनी है, अगर तो प्लेसेंटा लेस देन 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर क्या है, प्लेसेंटा लेस देन 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द सर्वाइकल ओस, लेकिन वो उस इंटरनल को पूरा कवर नहीं कर रहा, जो इंटरनल ओस है, ठीक है, जो इंटरनल ओस है उसको वो कंप्लीटली कवर नहीं कर रहा, इंटरनल ओस को नॉट कंप्लीटली कवर, पार्शली कवर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं पार्शल प्लेसेंटल प्रेविया, या फिर हम इसको क्या कहते हैं, लो लाइंग प्लेसेंटा। लेकिन जो हमारा टॉपिक है वो ये वाला है, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया, इसको हम समझते हैं। देखो, उसमें उसने ये बताया हुआ है कि जो प्लेसेंटा होगा वो क्या करेगा, वो कवर कर देगा, किसको कवर कर देगा, इसको कवर कर देगा, इंटरनल सर्वाइकल ओस को। और इसका इंटरनल सर्वाइकल ओस मतलब इसकी प्लेसेंटा कहाँ पे अटैच होगा, लेस देन 2 सेंटीमीटर, और सर्वाइकल जो इंटरनल सर्वाइकल ओस है बिल्कुल उसके ऊपर अटैच होगा, तो इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। अब जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम डिलीवरी करेंगे, तो प्लेसेंटा पहले आएगा बाहर, और फिर बेबी आएगा, इसलिए हम इसको कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया। इसके अलावा अगर आप डिजिटल एग्जाम करते हो,
इसको आप अगर डिजिटल एग्जाम करते हो तो क्या होगा कि जब आप डिजिटल एग्जाम से एक तो आप उसकी मेम्ब्रेन रप्चर कर सकते हो, अगर आप आपकी जो डिजिट है अगर वो सर्विस के अंदर चली जाती है तो आप प्लेसेंटा को भी डैमेज कर सकते हो, आप प्लेसेंटा को भी डैमेज कर सकते हो और आप उसकी मेम्ब्रेन भी रप्चर कर सकते हो। जी डॉक्टर काशी पूछ रहे हैं जी इसको हम वेजा प्रेविया कहेंगे? नहीं नहीं, इसको बिल्कुल वेजा प्रेविया नहीं कहेंगे। इसको जो फुल कवर कर रहा है इसको हम कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया कहेंगे, और जो पार्शियल कवर कर रहा है उसको हम कहते हैं लो लेइंग प्लेसेंटा। जो पार्शियल कवर कर रहा है उसको हम लो लेइंग प्लेसेंटा कहेंगे, और जो कंप्लीट कवर कर रहा है इसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रेविया, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। जो वेजा प्रेविया है वो अब हम पढ़ते हैं कि वेजा प्रेविया क्या होता है। ठीक हो गया? एक दफा मुझे जल्दी से बता दे कि समझ आ गई है या ऊपर से गुजर गई है बातें, जल्दी बताएं, आसान बातें हैं बिल्कुल। मैं बस इसको आस्ता आस्ता इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको अभी बातें याद हो जाएं। चलें जी, डॉक्टर जबी, डॉक्टर अनम माशाल्लाह और डॉक्टर जिशान सारे सही बता रहे हैं कि समझ आ रही है। हम आगे चलते हैं। प्लेसेंटा एक्रीटा भी हो गया। अब हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? वेजा प्रेविया की। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया जी, कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। डॉक्टर समीना इसमें कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया मैंने सिर्फ ये बताया है कि जो प्लेसेंटा है वो इंटरनल सर्वाइकल ओस को बिल्कुल कवर कर देगा, ठीक है, कंप्लीटली कवर कर देगा, इसको हम कहते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रेविया। और जो पार्शियल